हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की। तो उन्होंने क्लियर किया है ये जो टैरिफ लगाए गए हैं इसकी वजह से ट्रांजिशन कॉस्ट आने वाली है। इसका मतलब वो मान रहे हैं इस बात को कि ये जो टैरिफ लगाया गया है इसकी वजह से इनिशियल टाइम के अंदर लॉस या नुकसान झेलना पड़ेगा जो यूएस वाले लोग हैं उनको। जैसे वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वहां पर प्रोडक्ट्स महंगे होते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है रिसेशन में भी यूएस जाता हुआ दिखाई दे। इसके साथ में व्हाइट हाउस ने एक और क्लैरिफिकेशन दी है कि चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ है वो 145% है, 125% नहीं है। और अगर यूएस मार्केट्स की बात करके चले तो सब हमको लाल दिखाई दिया है, सब घटता हुआ दिखाई दिया है। और इसका रीजन क्या है? चाइना वालों ने भी कह दिया कि भाई हम भी अपना टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि इस सैटरडे से जो यूएस गुड्स के ऊपर टैरिफ है वो 125% हो जाएगा। तो भाई ये टिट फॉर टैट चल रहा है और ऐसा लग रहा है ये जो ट्रेड वॉर हो रही है ये रुकने वाली नहीं है। और वही सेम चीजें दिखाई दे रही है जो मैंने आपको समझाई थी कुछ टाइम पहले, जिसपे कई बहुत ज्यादा समझदार लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होगा। अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी मान रहे हैं और आप देख रहे हो रिटेलिएशन पे चाइना भी रिटेलिएशन कर रहा है, क्योंकि ये बेसिक सी सेंस है। इसके लिए ना आपको कोई जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। और जिन लोगों को लगता है जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट खुद है वो सूडो है भाई, तुमको कोई ऐसी कोई नॉलेज नहीं है। अगर तुमको इतनी होती है ना तो तुम आज इकोनॉमी रन कर रहे होते हमारे देश की। अनटिल अनलेस आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो कि भाई आपने 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी बेच दी है, महीने के बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, तब जाके ना ऐसी टिप्पणियां दिया करो तो समझ में आता है। अगर आपकी नौकरी भी नहीं लगी है और आप ऐसी टिप्पणियां दे रहे हो कि भाई आपको जियो पॉलिटिक्स ज्यादा पता है, तो अपने आप से कम झूठ बोला करो। बाकी एक और अच्छी चीज इंडिया के लिए होती हुई दिखाई दे रही है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स इंडिया को 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है भाई, और ये शायद होना ही था। रीजन क्या है भाई? चाइनीज मैन्युफैक्चरर को माल तो बनाना ही है, फैक्ट्री तो चल ही रही है। तो अगर वो यूएस में नहीं बेच पाएंगे तो भाई माल कहाँ जाएगा? चलो इंडिया में ही बेच देते हैं, क्योंकि पास में ये नेशन डिस्काउंट दे देंगे मैन्युफैक्चरर्स को, तो मैन्युफैक्चरर्स बल्क में भी ले लेंगे। तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट का गैप आ रहा है उसको फुलफिल कर पाएंगे। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत हाई मार्जिन नहीं होते, थोड़ा सा ही मार्जिन कमाते हैं मैन्युफैक्चरर्स। तो अगर 5% डिस्काउंट मिल जाएगा तो मार्जिन बहुत इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। साथ में चाइना वाले यूरोपियन यूनियन के साथ में नेगोशिएशन रीस्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैरिफ के ऊपर। अब सिंपल सी बात, जैसा हमको लग रहा था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप के अंदर या फिर मैं कहूंगा बहुत सारी जगहों के ऊपर यूएस का बाइकआउट होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। अभी ये न्यूज हाईलाइट नहीं हो रही है, बट मैं आपको आगे डेटा बताऊंगा जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद ये साइन हो रहा है। यूरोपियन यूनियन वाले चाइना को क्यों कहेंगे कि भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से रिनेगोशिएट करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि टेस्ला को दबाया जाए और चाइनीज कंपनीज को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि चाइनीज कंपनीज को अगर बढ़ावा मिल गया तो वो ग्लोबल मार्केट में बहुत तबाही मचा सकते हैं। अगर हम यूज कार मार्केट की बात करके चले तो वहां पर टेस्ला की गाड़ी का मार्च के महीने के अंदर 67% राइज दिखाई दिया है। मतलब लोग लिस्ट ज्यादा कर रहे हैं टेस्ला की गाड़ी को। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? लोग टेस्ला की गाड़ियां ले भी कम रहे हैं। अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करके चले, जनरल मोटर्स, होंडाई, इन सब में हमको मोमेंटम दिखाई दे रहा है, बट टेस्ला को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब टेस्ला वाले चाइना के अंदर नए ऑर्डर्स नहीं ले रहे, क्योंकि भाई अब तो टैरिफ लगने वाला है उनके ऊपर, बैंड बजेगा उनका भी। उनका जो मॉडल एस की गाड़ी है और मॉडल एक्स की गाड़ी है वो दोनों की दोनों इंपोर्ट होती थी, तो इंपोर्ट के ऊपर बहुत खतरनाक टैरिफ बढ़ गया है। इस चक्कर में अब वो इंपोर्ट करके बेच नहीं पाएंगे, तो जो गैप क्रिएट होगा चाइना के अंदर उसको BYD कैपिटलाइज करेगा। तो चाइना और यूएस के पंगे के बीच में इंडिया का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, इसलिए शायद हमारी मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी। और अभी तो मान के चलो मंडे तक मार्केट क्लोज है, जितना भी ऊपर नीचे होना होगा तब तक हो जाएगा। ट्यूसडे पता लगेगा कि कहानी क्या रहती है। बट ओवरऑल पिक्चर इंडिया के लिए थोड़ी ब्राइटर दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया टैरिफ के गेम में नहीं फंसेगा। बाकी जो नितिन कामत जी है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। उन्होंने बोला है इस टाइम स्टॉक मार्केट से दूर रहो, क्योंकि मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी है। एक दिन मार्केट भाग रही है ऊपर, अगले दिन नीचे, फिर ऊपर। बहुत ज्यादा ये वॉलिटिलिटी है, इसके चक्कर में मेंटल स्ट्रेस भी आता है। और अगर आपको बहुत खतरनाक लॉस हो जाएगा तो बहुत सारे लोग वापसी नहीं आएंगे मार्केट के अंदर बहुत लंबे टाइम तक। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे थे, जिसके चक्कर में इन्वेस्टर्स बहुत टाइम तक मार्केट में नहीं आए थे। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बोला है अगर आपकी SIP चल रही है तो अभी रुक जाओ, जब भी करेक्शन चल रहा हो तो अपना SIP को रोक दिया करो,
इससे आपको कॉस्ट को एवरेज करने में भी फायदा होगा और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में भी मदद मिलेगी। नितिन कामत ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है, 2020 के अंदर जब मार्केट क्रैश करी थी उसके बाद में 200-400% तक मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी थी अपने डिक्लाइन वाले रेट से। तो बहुत बढ़िया मार्केट ग्रो हुई है। तो अगर आप इस डिक्लाइन के अंदर रुक जाओगे और उसके बाद में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। बाकी अमेज़न वालों ने चाइना, वियतनाम, थाईलैंड से अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया है क्योंकि भाई टैरिफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे काम किया जाए उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सेलर के पास में देखो दो ही चॉइसेस रह गई है। एक, भाई अपना मार्जिन तो आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि टैरिफ बढ़ गया है। तो आप सर्वाइव करने के लिए आइदर प्राइसेस बढ़ाओ या फिर यूएस मार्केट में काम भी मत करो। अब यहाँ पे आपको एक और मस्त फैक्ट बताता हूँ। अगर इंडिया की ड्रोन स्कीम की बात करके चले, जो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत चल रही है, उसमें जो पैसा आ रहा है उसका 39% पैसा चाइना जा रहा है। अब रीजन समझने की कोशिश करो। कहने को मेक इन इंडिया ड्रोन है, बट एक्चुअली वो मेक इन इंडिया नहीं है, वो असेंबल्ड इन इंडिया है। बहुत सारी चीजें बाहर से आती है। अगर हम फ्लाइट कंट्रोलर की बात करके चले, जो स्मॉल ड्रोन्स में यूज होता है, उसकी सप्लाई चाइना से ही हो रही है। चाइना के मैन्युफैक्चरर्स 39% फ्लाइट कंट्रोलर सप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने 120 करोड़ की पीएलआई स्कीम निकाली जो कि सितंबर 2021 में अनाउंस करी गई थी, जिसमें से 98 करोड़ रुपीस दे दिए गए हैं। उनमें से कुछ पैसा भाई चाइना भी जा रहा है। तो यही लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है पीएलआई स्कीम का। हम सोच रहे हैं कि भाई चाइना दब जाएगा, चाइना दब जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट क्या होगा, इंडिया भी रेडी नहीं है इतना सारा लोड झेलने के लिए। तो होगा क्या, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर आएगी, फैक्ट्रीज लगाएगी। इनफैक्ट इंडिया के जो बिजनेस ओनर्स हो गए वो भी फैक्ट्रीज लगाएंगे। बहुत सारा माल चाइना से आया करेगा, अलग अलग जगह से आया होगा, उसके बाद वो असेंबल होगा, फिर इंडिया से बाहर जाएगा। इसके अंदर मैं आपको एक और बड़ी गेम बताता हूँ जो कि अनऑफिशियल तरीके से चलती है। जैसे मान के चलो इस टाइम चाइना के ऊपर रिटेलिएशन टैरिफ बहुत ज्यादा लगा हुआ है। अब चाइना वालों को यूएस में माल भेजना है, वो कैसे भेजेंगे? वो क्या करेंगे, चाइना से माल भेज देंगे ताइवान या कोई भी नेबरिंग कंट्री या इंडिया या कहीं पे भी भेज देंगे, फिर इंडिया से वो माल भेज देंगे दूसरी कंट्री के ऊपर। तो चाइना से उस कंट्री के पोर्ट से ही सीधा माल चला जाएगा। तो बहुत सारा टैक्स और बहुत सारी बैन वाली चीजों को इस तरीके से टैकल किया जाता है। बाकी मेटा की एक विसल ब्लोअर है जो कि मेटा की डायरेक्टर थी ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी का। उनका कहना है कि चाइना की मदद करी गई है एडवांस एआई बनाने के लिए मेटा ने। उनका कहना है कि डीप सीक जैसे जो मॉडल बन पाए हैं वो मेटा की वजह से बन पाए हैं। हम एक बार को ये कह सकते हैं कि जो उनका लामा मॉडल है उसने इनकी मदद करी होगी डीप सीक की ग्रो करने के लिए। बट ये नहीं होगा कि भाई मार्क ज़करबर्ग बैठ के सबको समझा रहे होगे भाई ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। बाकी लेट्स सी कहानी क्या निकल के आती है। मेटा वालों ने सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है। उन्होंने बोला है ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। और जो विसल ब्लोअर है सारा, उनका कहना है कि मेटा ने यूएस की वैल्यूज को धोखा दिया है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर दाग लगाया है, मार्क ज़करबर्ग ने मिसलीड किया है कांग्रेसमैन को और चाइना की मदद करी है। अब मुझे नहीं पता भाई क्या सच है क्या नहीं है। बाकी थोड़ा लॉजिकली सोचा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मदद करी गई होगी, क्योंकि मेटा को शायद कुछ डायरेक्ट फायदा नहीं हो सकता चाइना से। पता नहीं, हो भी सकता है या नहीं हो सकता। वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बेसिस आपके लाता रहता हूँ। अभी ग्लोबल पीसी मार्केट की बात करके चले तो 9.4% से बढ़ती हुई दिखाई दी Q1 के अंदर। पिछले 4 साल में सबसे हाई नंबर है ये, और ये एक अच्छी खबर है भाई। हर एक डिवाइस के अंदर इंक्रीमेंट आया, चाहे एचपी मान लो, एप्पल मान लो, लेनोवो मान लो, डेस्कटॉप मान लो, नोटबुक देख लो, एसूस देख लो, लिनोवो एचपो देख लो, सब के सब बढ़ते हुए दिखाई दिए। और ये टैरिफ वाला कांड होने के चक्कर में प्रोडक्शन इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में आएगी। एचपी का तो ये कहना है कि यूएस शिपमेंट्स है वो चाइना से बाहर 90% कर देंगे। वो मतलब 90% उनका माल बनेगा वो चाइना से बाहर से बनेगा। तो इंडिया के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाली है। होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ सही रहे। मतलब सब कुछ सही की डेफिनेशन क्या है, गवर्नमेंट रेड टेप ज्यादा ना लगाए, आराम से लोगों को आने दे। हमारे देश के लोग कुछ पंगे ना डाल दे कि भाई यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, यहाँ पे ये नहीं होने देंगे, यहाँ पे वो नहीं होने देंगे। कोई बड़ा स्कैंडल वेंडल निकल के आ जाए कि भाई ऐसा कुछ हो गया, इसने उसके साथ कुछ कर दिया, उसके साथ कुछ कर दिया, या फिर गवर्नमेंट अपने खुद की फैक्ट्री लगाना ना शुरू कर दे। अगर ये चीजें नहीं होगी तो सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे हाई उम्मीद है, गवर्नमेंट को बेनिफिट्स देने चाहिए, क्योंकि अभी एक अच्छा हाई टाइम है। कोविड के टाइम पे भी ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था, पर उस टाइम पे शायद इंडिया रेडी नहीं था। अभी के टाइम पे इंडिया थोड़ा लेवल पे रेडी है। मैं ये नहीं कहूंगा 100% रेडी है, बट थोड़े टाइप पे रेडी है। जिनको नहीं पता ना मैं रेडी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको ना मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने होते हैं। जैसे टीवी का हब इंडिया के अंदर बन रहा है, जहां पर एक जगह पे पैनल बन रहे हैं, एक जगह पे उसका चिपसेट बन रहा है, एक जगह पे कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है, एक जगह पे असेंबल हो रहा है। नॉर्मली हब्स बनते हैं एक
डिवाइस को बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि भाई एक टीवी की फैक्ट्री लगा ली, एक चीज़ चाइना से आ रही है, एक चीज़ दुबई से आ रही है, एक चीज़ दिल्ली से आ रही है, एक चीज़ मुंबई से आ रही है, गुजरात से आ रही है और एक जगह पे आके असेंबल हो रही है। ये चीज़ बिज़नेस बना नहीं पाती है। तो इंडिया वालों को बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स बनाने पड़ेंगे, अलग-अलग तरीके के हब्स बनाए जा सके। बाकी एप्पल वालों की बात करके चले तो उन्होंने 600 टन, हम कभी आईफ़ोन को ना टन में नहीं देखते, उन्होंने 600 टन आईफ़ोन इंडिया से एयरलिफ्ट किया है। अब समझने की कोशिश करो, हम किलो के हिसाब से आईफ़ोन की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इतने करोड़ की शिपमेंट गई है या फिर हम ये भी नहीं कह रहे कि इतने आईफ़ोन्स गए हैं। हम कह रहे हैं 600 टन आईफ़ोन गया है भाई, बहुत बड़ी बात है। और क्या है भाई, क्योंकि यूएस में टैरिफ लग रहा है तो कोशिश ये किया जा रहा है जितनी जल्दी माल इकट्ठा किया जा सके यूएस के अंदर, ताकि जो स्टार्टिंग के अंदर ट्रांजिशन फेज़ आएगा उसको एप्पल ढंग से हैंडल कर पाए। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ पता क्या थी? सिर्फ 6 घंटे के अंदर चेन्नई एयरपोर्ट में कस्टम क्लियरेंस मिल गई। बहुत बड़ी बात है, पहले 30 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे के अंदर काम कर दिया गया। बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी चीज़ें अगर होगी ना तो इंडिया अच्छे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना पाएगा। बाकी म्यूचुअल फंड की बात करके चले तो उन्होंने पेटीएम के अंदर अपने स्टेक को बढ़ाया है 13%, मतलब 13.1% तक पहुंच गई है इंडिया में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। जिसमें निप्पो इंडिया म्यूचुअल फंड की बात करके चले तो वो 2.8% तक उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। मोतीलाल ओसवाल ने भी बढ़ाई है, सब ने बढ़ाई है। बट अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करके चले तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। पहले 11% था, अब 10.4% जाता हुआ दिखाई दिया है। जो डायरेक्टर्स है उन्होंने अपनी होल्डिंग को चेंज नहीं किया है। तो म्यूचुअल फंड वालों को ऐसा क्या लग रहा है कि भाई पेटीएम में इन्वेस्ट किया जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर को जो बात नहीं पता है। बाकी अर्बन कंपनी की बात करके चले तो 528 करोड़ रुपीस वो रेज कर रहे हैं आईपीओ के अंदर एज अ प्राइमरी कैपिटल, जो उनका आने वाला आईपीओ उसके अंदर। और ये अच्छी चीज है भाई, शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल गया है उनको। लास्ट 2023 के अंदर 2.2 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर 63 मिलियन डॉलर के उन्होंने सेकेंडरी शेयर्स बेचे थे, मतलब किसी और को बेचे थे अपने शेयर्स, और जिससे वो पैसा निकल के आया था वो खुद का हो गया था। नॉर्मली क्या होता है, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी शेयर सेलिंग, एक होती है सेकेंडरी शेयर सेलिंग। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, मैंने अपने 10% शेयर्स दिए किसी XYZ कंपनी को या इन्वेस्टर को, उसने मुझे उसके बदले 10 करोड़ रुपए दिए। मैंने वो 10 करोड़ रुपए अपनी कंपनी में रखे और वो कंपनी को ग्रो करने की यूटिलाइज हो गए। सेकेंडरी शेयर सेल में क्या हुआ, मैंने अपने 10% शेयर्स दिए किसी XYZ कंपनी को या किसी इन्वेस्टर को, उसने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए, वो 10 करोड़ रुपए मेरे हैं और मेरे 10% शेयर उस बंदे के हो गए। अब वो पैसा जो होगा वो इन्फ्यूज नहीं होगा कंपनी के अंदर। तो जो सेकेंडरी शेयर सेल होती है वो अच्छी मानी जाती है, जहां पर लोगों को एग्जिट मिलता है, लिक्विडिटी मिलती है, कुछ फाउंडर्स जो स्टार्टिंग से कंपनी में लगे होते हैं उनको कुछ पैसा मिलता है भाई। बाकी जोमेटो की बात करके चले तो नीदरलैंड का बिजनेस उन्होंने शट डाउन कर दिया है भाई। पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं अलग अलग नेशंस के अंदर। चाहे आप यूएसए की बात करके चलो, सिंगापुर, लेबनान, साउथ अफ्रीका, कतर, यूएई, नीदरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चेक रिपब्लिक, वियतनाम, स्लोवाकिया, सब जगह पे भाई धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को ये बंद कर रहे हैं। बाकी बोवर स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करके चले, 11.5 करोड़ रुपीस उन्होंने रेज करे हैं। अब ये अलग अलग कोर्सेज निकाल रहे हैं। इनका ऐसा कहना है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 1.5 करोड़ रुपीस उन्होंने रेज भी करे हैं। बच्चों के लिए भी इन्होंने प्रोग्राम निकाल रखे हैं जहां पर उनको बिजनेस सिखाया जाएगा। बाकी मुझे लगता है जो हमारी लेटेस्ट सीरीज चल रही है साहिल खन्ना के ऊपर, वो एक्चुअली एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। वो चीजें, वो फ्रेमवर्क जो शायद MBA कॉलेजेस में भी नहीं सिखाए जाते, जो एक्चुअली बंदा घिस के सीखता है, वो सारी चीजें मैं YouTube पे फ्री कर रहा हूँ सभी जनता के लिए। जो इंडिया के टॉप बिजनेस कंसल्टेंट्स है, जो लाख लाख 2-2 लाख रुपए कंसल्टिंग चार्ज करते हैं, मैं उनका फ्रेमवर्क मान के चलो मार्केट में लाइव कर रहा हूँ। और ये उनका फ्रेमवर्क नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स के फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसको लोग अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, जो जो चीजें मैंने करी है वो सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, जो शायद आपको बेटर एंटरप्रेन्योर बना सकती है। और इसके लिए आपको कोई प्रोग्राम भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बाकी वजीर एक्स की बात करके चले तो उनके हिसाब से 93% जो उनके क्रेडिटर्स है उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को सपोर्ट किया है। बाकी मेरा तो भाई भरोसा उठा हुआ है इस चीज से कि जो कोर्ट में केस चल रहा था वो रिजेक्ट कर दिया गया। वजीर एक्स के साथ में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी इस तरीके से काम नहीं करती है, ये बैंक्स की तरह काम नहीं करेगी, अभी इंडिया के अंदर क्रिप्टो का फ्रेमवर्क ढंग से नहीं बना हुआ, तो इस चक्कर में वजीर एक्स जो बोल रहा है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बाकी मेरे पास भी मेल आया था, मैंने तो मेल भरा नहीं भाई। किस तरीके से उन्होंने मेरा वोट लिया है, क्या बाय डिफॉल्ट
पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों ने मेल का रिप्लाई नहीं किया उनको येस कर दिया जाएगा। बाकी ओपन एआई एलॉन मस्क को काउंटर सू करने का प्लान कर रहा है। एलॉन मस्क ने इनको सू किया था कि भाई आपने मुझसे पैसे लिए और ऐसा सा बिजनेस बना लिया। अब ओपन एआई वाले कह रहे हैं कि भाई आप हमको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, आप हमको हैरास कर रहे हो, आप सोशल मीडिया का यूज करके हमारे बारे में बुराइयां करते हो जिसकी वजह से कंपनी की डैमेज हो रही है और आप अपना पर्सनल गेन कर रहे हो, प्रेस के अंदर आप हम पे अटैक कर रहे हो। तो भाई बड़ी बड़ी बातें बोली गई है, होना मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ है नहीं इस चीज का। बाकी ओपन एआई की एक्स सीपीओ जो है उन्होंने अपनी एआई स्टार्टअप शुरू करी है थिंकिंग मशीन लैब्स करके और सीड राउंड के अंदर $2 बिलियन रेस करने वाले। सीड सीड मतलब काम शुरू करना है उसके लिए पैसा चाहिए $2 बिलियन का। कहा जा रहा है $10 बिलियन की वैल्यूएशन हो जाएगी कंपनी के पहले सीड राउंड के ऊपर। अगर ये सक्सेसफुल होता है ना सबसे बड़ा सीड राउंड होगा एवर। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो भाई हमारी मार्केट कल बढ़ती हुई दिखाई दी है क्योंकि सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने 90 दिन का पॉज लगा रखा है। ये जो चाइना और यूएस का पंगा चल रहा है उसमें इंडिया को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। करेंसी भी हमारी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। सब कुछ बढ़िया है भाई। लेट्स सी मार्केट आने वाले टाइम में कैसी जाती है। निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ 3 शेयर्स थे जो नेगेटिव दिखाई दिए, बाकी सब पॉजिटिव थे। अब देख लो हाल कैसा था, कौन रहा था ऊपर कौन रहा था नीचे। भाई इसी के साथ में आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।